तो सबसे पहले तो हमें उस प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि किस तरीके से किसी भी जज को इम्पीच किया जा सकता है। सबसे पहले जब भी पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं उनको लगता है कि किसी भी जज को रिमूव करने की जरूरत है, तो मेंबर्स एक मोशन या एप्लीकेशन या पिटीशन लिख करके स्पीकर या चेयरमैन को देंगे। यानी इनिशिएशन लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। दोनों जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर उन्हें लगता है कि किसी जज को इम्पीच किए जाने की जरूरत है, तो इम्पीच किए जाने की जरूरत है, वो जरूरत का कैसे पता लगेगा? हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि देयर इज अ नीड टू रिमूव द जज? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला? जब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ बेसिकली इसके लिए हमें आर्टिकल 124 पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 124 क्या लिखवाया था? जज कैन बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ लिखा था 124 में? देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, है ना? देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ a chief justice of India and other such judges as parliament may determine। यानी एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और अदर जजेस होंगे जितने भी नंबर पार्लियामेंट डिसाइड करे। अभी कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में? 33 प्लस 1, है ना? प्रेजेंटली देयर आर 33 प्लस 1 जजेस, यानी 34 जजेस इन दी सुप्रीम कोर्ट। और पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इस चीज को रिवाइज करती रहती है। पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इसको चीज को रिवाइज करती थी। जैसे इनिशियली जब हमने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया था तब उस टाइम कितने जजेस थे? वो आप 1773 में पहुंच गए, है ना? उस टाइम पे नहीं, अभी थोड़ा सा आरबीआई एक्ट के आसपास, वो सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आसपास आओ। 1+7, ठीक है ना? इनिशियली कितने थे? 1+7 थे। आज कितने हैं? 33+1। देयर आर टोटल 34 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 124 के हिसाब से। आर्टिकल 124 में ही ये भी लिखा हुआ है कि जजेस को रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसीजर एज पार्लियामेंट में डिसाइड। लेकिन वहीं पर उन्होंने कंडीशन लिखी हुई है कब रिमूव करना है। तो दो ही कंडीशन वहां पर हमें दिखाई देंगी, एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरी इनकैपेसिटी। There are only 2 grounds mentioned in the constitution to remove the judges। सिर्फ 2 ग्राउंड है, उसके अलावा किसी और ग्राउंड पे रिमूव नहीं किया जा सकता। तो जब भी पार्लियामेंट में बैठे लोगों को लगता है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी रीच हो चुकी है किसी जज की, तब उस केस में उसके खिलाफ वो एप्लीकेशन देंगे। क्लियर है? कितने ग्राउंड्स हैं? 2। क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है या हाई कोर्ट के जजेस को भी? हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी सेम यही ग्राउंड होंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस के लिए जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 217 और आर्टिकल 218। आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है कि कैसे रिमूव करना है बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट, और 218 में लिखा हुआ है उसी प्रोसीजर से रिमूव किया जाएगा जिस प्रोसीजर से हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए ये आर्टिकल है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए ये आर्टिकल है। क्लियर है? अब आर्टिकल में प्रोसीजर मेंशन नहीं है, इन आर्टिकल्स में प्रोसीजर मेंशन नहीं है। लिखा हुआ है पार्लियामेंट जिस प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे, ऐसा ही कुछ है। तो पार्लियामेंट ने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है, उस प्रोसीजर का नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। कौन सा प्रोसीजर है? जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को निकालने के लिए प्रोसीजर पार्लियामेंट में दिया हुआ है या यहां दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है। पार्लियामेंट सिर्फ ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट जिस प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगी उसके हिसाब से उनको रिमूव करना है, और पार्लियामेंट ने प्रोसीजर बनाया हुआ है बाय दिस एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। ये प्रोसेस कहता है, अब जो भी बात करेंगे इस प्रोसेस की बात करेंगे।
इस प्रोसेस में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रोसेस में बोला है जिस भी जज के ऊपर ये हो कि वो इनकैपेसिटी या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर कर रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए एटलीस्ट 100 मेंबर्स, अगर राज्यसभा के मेंबर्स एप्लीकेशन दे रहे हैं तो, सॉरी लोकसभा, अगर लोकसभा के मेंबर उसको रिमूव करवाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट लोकसभा के 100 मेंबर्स उस पिटीशन को या उस मोशन को साइन करके स्पीकर को देंगे। किसको देंगे? स्पीकर को देंगे। अगर राज्यसभा वाले मेंबर रिमूव करवाना चाहते हैं तो राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा से हाफ स्ट्रेंथ है उनकी, तो यहां पर हाफ हो जाएगा। लोकसभा से लगभग हाफ स्ट्रेंथ है ना उनकी, तो यहां पर नंबर्स भी हाफ हो जाएंगे। तो यहां पर 50 मेंबर्स उस मोशन को साइन करेंगे या 100 मेंबर्स उस मोशन को साइन करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर लिखते जाना। फर्स्ट प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप है साइनिंग ऑफ पिटीशन, साइनिंग ऑफ मोशन, पिटीशन नहीं, साइनिंग ऑफ मोशन बाय, signing of motion by 100 members in case of Lok Sabha and 50 members in case of Rajya Sabha. Signing of motion by 100 members in case of Lok Sabha and 50 members in case of Rajya Sabha. साइन हो गया। उसके बाद ये साइन करके किसको देंगे? जो भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर है। स्पीकर में कौन, सॉरी लोकसभा में कौन होता है? स्पीकर। और राज्यसभा में चेयरमैन होता है। राज्यसभा में कौन होता है? चेयरमैन होता है। तो ये लोग लोकसभा में 100 मेंबर्स साइन करके स्पीकर को दे सकते हैं, राज्यसभा में साइन करके 50 मेंबर साइन करके चेयरमैन को देख सकते हैं। सिंपल है। पहला स्टेप यहां कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप यहां कंप्लीट हो गया। जब ये मोशन किसके पास पहुंच गया है? मोशन किसके पास पहुंचा है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। अभी रिसेंट केस में झगड़ा यही चला था। बेसिकली जो माना जा रहा है मेन पर्पस जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा, कि लोकसभा चाह रही थी कि उसके रिमूवल का प्रोसीजर लोकसभा से चालू हो, और उससे पहले ही राज्यसभा में 50 से ज्यादा लोगों ने साइन करके उसको दे दिया था। तो कहीं ना कहीं उस चक्कर में मतलब ये था कि अपोजिशन वालों ने मूव किया था राज्यसभा में, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, और कहीं ना कहीं इसी वजह से पार्टी वाले नाराज थे और इस वजह से उसको रिजाइन करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं पीछे की बातें जो न्यूज़पेपर में चल रही हैं वो है, ठीक है। अडॉप्ट करना था बेसिकली लोकसभा में, लेकिन पहले अडॉप्ट हो गया कहां पर? राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में उसके बाद, उसके रेजिग्नेशन के बाद हमने ये माना कि इट वाज इनिशियली अडॉप्टेड बाय द राज्यसभा, तो वहां पर स्पीकर ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो आगे का प्रोसीजर जो शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा? नहीं, लोकसभा से ही होगा, जो लोकसभा में पहले अडॉप्ट हो गया तो, ठीक है। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? सेकंड स्टेप, अब चाहे स्पीकर और चेयरमैन जिस भी केस में, अगर लोकसभा में तो स्पीकर, राज्यसभा में तो चेयरमैन, उसके पास वो मोशन पहुंच चुका है तो ही मे रिफ्यूज और एडमिट द मोशन। अब उसके पास मर्जी है। अगर उसको लगता है कि ये लोग ऐसे ही जबरदस्ती किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो मना भी कर सकता है। उसके ऊपर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं कि वो मना नहीं कर सकता है। तो ही मे रिफ्यूज और एडमिट द मोशन। क्लियर है? रिफ्यूज कर लिया, वही बात खत्म। अगर एडमिट कर लिया तब थर्ड स्टेप पे जाएंगे। अगर एडमिट कर लिया तब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। इफ एडमिटेड, थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप में जहां पर भी, चाहे चेयरमैन या स्पीकर जो भी है, जिसके पास भी है, वो एक इंक्वायरी कमेटी वहां पर बनाएगा। ही विल फॉर्म अ इंक्वायरी कमेटी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इंक्वायरी कमेटी बाय स्पीकर और चेयरमैन। इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे वो हमें पता होना चाहिए। इंक्वायरी कमेटी कंसिस्ट ऑफ 1 a सुप्रीम कोर्ट जज,
सेकंड, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. थर्ड, एन एमिनेंट jurist. An eminent jurist in the eyes of speaker और chairman. ठीक है, 3 लोग होंगे. एक तो सुप्रीम कोर्ट से जज आएंगे, एक हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आएंगे. सुप्रीम कोर्ट से भी चीफ जस्टिस आ सकते हैं, वहां उसकी मर्जी है. कोई और जज भी आ सकता है. ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट से सिर्फ चीफ जस्टिस को आना है. क्लियर है? और उसके अलावा एक एमिनेंट जूरिस्ट जो स्पीकर और चेयरमैन के उसमें, मतलब एक एमिनेंट जूरिस्ट की पोस्ट पे, मतलब एक अच्छा जूरिस्ट हो, अच्छा लॉ का जानकार आदमी हो. ये 3 लोग आ गए. ये 3 लोग इंक्वायरी करेंगे. ठीक है, कि जो भी चार्जेस लगाए गए हैं, दोज चार्जेस आर वैलिड और नॉट. ठीक है, ये क्या लगाएंगे कि बेसिकली जो चार्जेस लगाए गए हैं, दोज चार्जेस आर वैलिड और नॉट. यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है. अब चार्जेस अगर इन्होंने बोला वैलिड नहीं है, मोशन वहीं रुक जाएगा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही वहीं कैंसिल. ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने बोला वैलिड है, तब उस केस में नेक्स्ट स्टेप आएगा. इफ फाउंड वैलिड, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो भी हाउस है, वेदर इट इज लोकसभा और राज्यसभा, ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा. बेसिकली कोई भी कमेटी है, उसको जो फॉर्म करने वाला होता है वो अपनी रिपोर्ट उसी को देते हैं. कहीं पर भी कोई भी कमेटी होगी, उसको जो फॉर्म करने वाला होगा, फॉर्म करने वाली जो अथॉरिटी है, वो अपनी रिपोर्ट हमेशा उसी को देते हैं. तो यहां पर इनको फॉर्म किसने किया है? स्पीकर या चेयरमैन ने. तो ये रिपोर्ट किसको देंगे? स्पीकर या चेयरमैन को देंगे. क्लियर है यहां तक? ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी कि हम इसको वैलिड मान रहे हैं. उस रिपोर्ट के आधार पर अब जो भी वो हाउस होगा विल वोट ऑन द मोशन. ठीक है, अब वोटिंग शुरू हो गई, और उस वोटिंग में एटलीस्ट 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए. कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 2/3 प्रेजेंट भी हो और वोट भी कर रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें हमारे पास लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, ऐसा ही कुछ है. इसका 2/3 कितना होगा? कितना होगा? 18 × 54 और 181, 300, ऐसा ही कुछ होगा. ठीक है, इतना ही होना चाहिए ना? हाँ ठीक है. 362 कम से कम प्रेजेंट भी हो और वोट भी कर रहा हूं. मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं. मान लो देयर आर 400 मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस एट दैट टाइम. कितने प्रेजेंट है? 400 मेंबर्स आर प्रेजेंट एट दैट टाइम, और उनमें से 350 बोल रहे हैं यस वी वांट टू वोट. कितनों ने बोला? 50 लोग वोट नहीं करना चाह रहे. क्या इस वोटिंग को हम वैलिड मानेंगे? नहीं मानेंगे. क्यों? एटलीस्ट इतने वोट करने चाहिए. तो प्रेजेंट तो ऑटोमेटिक इससे ज्यादा ही होने चाहिए. ठीक है, प्रेजेंट कितने हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट इतने वोट करने चाहिए. ठीक है, तो कम से कम 362 लोगों का वोट आना चाहिए, इधर इन फेवर और नॉट इन फेवर, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई. अब सेकंड कंडीशन, अगर उस मोशन को उस हाउस से पास कराना है, उस मोशन को उस हाउस से पास कराना है, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबरशिप ऑफ हाउस, इतने लोग फेवर में वोट करने चाहिए, जिसको हम मेजॉरिटी ऑफ द हाउस भी कह सकते हैं.
जिसको हम सिंपल फॉर्म में मेजॉरिटी ऑफ द हाउस भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो अब इस सिचुएशन को भी समझ लेते हैं। मान लो हम वैलिड बना देते हैं इसको कि 370 लोगों ने वोट किया। कितने लोगों ने वोट किया? 370। पहली कंडीशन फुलफिल है। अब उनमें से फेवर करने वाले सिर्फ और सिर्फ 260 थे। फेवर कितनों ने किया? 270 ने बोला कि यस इसको रिमूव करना है, और बाकी बचे 110 इन्होंने बोला नहीं रिमूव करना है। कंडीशन समझ में आई? क्या इस केस में उसको हाउस से पास माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्यों माना जाएगा? जो बोल रहे हैं माना जाएगा, क्यों माना जाएगा, और जो बोल रहे हैं क्यों नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, तो वो क्यों नहीं माना जाएगा, दोनों का आंसर देना है। वो 185 है और 260 ने बोल दिया है, तो यहां वर्ड लिखा हुआ है मेंबरशिप ऑफ द हाउस। हाउस में 543 मेंबर्स हैं। 272 हाउस में कितने हैं? 543। तो यहां पर 1/2 हमें 543 का चाहिए। एटलीस्ट 272 जब तक यस नहीं करेंगे तब तक उस हाउस से उसे पास नहीं माना जा सकता। बात समझ में आ गई? क्लियर है सब? ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ ठीक है। तो 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग होने चाहिए और हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस वो फेवर में वोट करने चाहिए, तब हम उस चीज को उस हाउस से पास मान लेंगे। मान सकते हैं? ठीक है। अगर एक हाउस से पास हो गया फिर उसके बाद सेकंड हाउस में जाएगा और उसके बाद सेम प्रोसीजर। सेकंड हाउस में भी वोटिंग में 2/3 शुड बी प्रेजेंट इन वोटिंग एंड हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सेकंड हाउस से पास हो गया, उसके बाद किसको देंगे? द डे प्रेसिडेंट साइंस ऑन द मोशन, उसी दिन से द जज स्टैंड्स रिमूव्ड। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा और उसी दिन से उसको रिमूव्ड मान लिया जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इन सब में एक और दिक्कत है कि ये जितना भी प्रोसीजर लिखा है इन सब को पार्लियामेंट को ये सारा प्रोसीजर सिंगल सेशन में करना पड़ेगा। तभी प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, नहीं तो नहीं भेज सकते। अगर एक सेशन कंप्लीट हो गया, बजट के मतलब टोटल पार्लियामेंट के सेशन कितने होते हैं? 3 सेशन। कौन कौन से होते हैं? बजट, मॉनसून, विंटर। बजट, मॉनसून और विंटर 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, तीनों सेशन में किसी भी एक सेशन में, उस एक सिंगल सेशन में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट सेशन में 0 से शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन में कहां से शुरू करना पड़ेगा? 0 से। बात समझ में आ गई? तो जजेस को रिमूव करना इतना मुश्किल है। समझ में आ गया कैसे रिमूव होते हैं? ठीक है। अब एक क्वेश्चन फिर भी रहता है, यहां पर हमने रखा कि कंडीशन इज ईदर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये 2 ग्राउंड है। कौन कौन से ग्राउंड है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, मैं यहां पर बात करता हूं प्रूव्ड मिसबिहेवियर। इनकैपेसिटी को थोड़ा देर साइड में रख देते हैं। किसकी बात करता हूं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर की। ठीक है, किस बिहेवियर को इस लायक माना जाए कि वहां पर जज को रिमूव करना जरूरी है, और किस बिहेवियर को इस लायक माना जाए कि यहां पर रिमूव करने की जरूरत नहीं है।
बिहेवियर इज अ सब्जेक्टिव थिंग। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जुडिशरी में कोई भी जज है, जुडिशरी में कोई भी जज है, उसका एक एक्ट है कि उसने सुनवाई करते टाइम किसी भी एक्यूज्ड को या किसी भी वकील को जोर से धमका दिया, डांट दिया, मिसबिहेवियर है, दिस इज अ मिसबिहेवियर। ये तो करते ही हैं। क्या चीज? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो होता ही है, धमकाते हैं, लेकिन इज दिस अ मिसबिहेवियर और नॉट? है ना? क्या हम इस बात पे इसको रिमूव करवा सकते हैं? तो किस मिसबिहेवियर को हम ये माने कि ये उस लायक है कि इसको रिमूव करवाना चाहिए? ऐसा कोई दायरा सेट नहीं है, ऐसी कोई लिमिट सेट नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी कमेटी बनाता है। ठीक है, एक और बात इसी के साथ मैं ऐड करना चाहता हूं। जैसे मान लो आपने अभी बोला कि जैसे मैंने एक एक्ट बताया वो रिमूवल के लिए सही कंडीशन नहीं। आपने बोला कि डांट दिया, दैट इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन टू रिमूव अ जज। लेकिन मिसबिहेवियर किया है, मिसबिहेवियर तो किया है ना, तो क्या उस जज का कुछ नहीं हो सकता? फिर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? गलती की है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, छोड़ा नहीं जा सकता ना। कोई भी गलती है, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमने तो गलती की सिर्फ एक सजा बताई हुई है, रिमूव कर दो। अब वो उस लेवल की गलती है कि नहीं, ये कौन बताएगा? अब वो उस लेवल की गलती है नहीं, ये कौन बताएगा? या फिर उससे छोटे लेवल की है तो क्या हम ऐसे ही छोड़ दें? अगर उससे छोटे लेवल की है तो क्या हम ऐसे ही छोड़ दें? दोनों क्वेश्चन वैलिड है, दोनों क्वेश्चन वैलिड है। यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पहुंचा कि हम कैसे डिसाइड करें ये जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर है ये उस लेवल का है अभी। 1995 के केस में है ना, आपके उसमें एक नाम लिखा होगा जस्टिस भट्टाचार्य जी। ठीक है, क्या नाम लिखा होगा? जस्टिस भट्टाचार्य जी। कुछ फाइनेंशियल इरेगुलेशंस उसके द्वारा की गई। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल इरेगुलेशंस किए गए, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है, कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोसीजर बनाने की जरूरत है जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये जो एक्ट है दिस इज सफिशिएंट, ताकि हम उसको प्रूव्ड मिसबिहेवियर कंसीडर कर सकें और उसके रिमूवल के लिए प्रोसीजर के लिए आगे फॉरवर्ड कर सकें। बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में आ गया कि हाँ ठीक, हम ऐसा एक प्रोसीजर बनाते हैं। उस प्रोसीजर को बनाने के लिए उन्होंने वहां पर एक कमेटी बना दी और फाइनली 1999 में वो प्रोसीजर हमने अडॉप्ट भी कर लिया। 1999 में प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए और 2014 का जो चेंजेस है जो हम लेटेस्ट मान करके चलते हैं, उसमें कुछ स्टेप्स हैं कि अगर कोई भी केस किसी भी जज के खिलाफ, चाहे वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर का है चाहे इनकैपेसिटी का है, अगर आता है तो उससे कैसे डील किया जाए। क्योंकि अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं था, हमारे पास सीधा था कि कुछ भी लगता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, पार्लियामेंट में ले जाओ, रिमूव करा दो। लेकिन ऐसे में पार्लियामेंट, क्योंकि प्रोसीजर इतना टफ है, प्रोसीजर टफ है तो हर काम के लिए तो ले जाया नहीं जा सकता, छोटे मोटे काम में तो वो वैसे ही मना कर देंगे पार्लियामेंट। तो क्या ऐसे में जजेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो उसी के लिए इंक्वायरी कमेटी का एक प्रोसीजर बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1999 में, और उसी को रिवाइज किया गया इन द ईयर 2014। उसी को कब हमने रिवाइज किया है? इन द ईयर 2014। तो ये क्या प्रोसीजर था इंक्वायरी कमेटी का, वो प्रोसीजर भी आपके इस एडिटोरियल में दिया हुआ है। इन्होंने क्या बताया उसमें कि जैसे मान लो कोई भी जज है, इसके खिलाफ कोई भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, जज के खिलाफ कोई भी एलिगेशंस लगाए हैं। ठीक है, एलिगेशंस लगा दिए। एलिगेशंस लगाने के बाद उस कंप्लेंट को कहां भेजें? पहला क्वेश्चन तो यही है ना, एलिगेशन लगाए किसी ने तो कंप्लेंट किसी को तो जमा करनी पड़ेगी जाकर के। वो कंप्लेंट कहां दें? तो कंप्लेंट
या तो हम प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज देते हैं, सीजेआई को भेज देते हैं। तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। तीनों ऑप्शन में चाहे वो कंप्लेंट प्रेसिडेंट के पास आए, चाहे वो कंप्लेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास है, हो सकता है किसी हाई कोर्ट के जज के द्वारा किया गया और सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, तो उनकी तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ही भेजेंगे। चाहे वो कंप्लेंट किसी के पास भी आए, दे विल हैव टू फॉरवर्ड दिस कंप्लेंट टू दी सीजेआई। किसको भेजना पड़ेगा? सीजेआई। सीजेआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये डिपेंड करेगा सीजेआई पे, जैसे स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, लोग चेयरमैन के ऊपर, कि वो चाहे तो उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर ले या रिफ्यूज कर ले। मतलब देखेगा कि उस कंप्लेंट में कितनी मेरिट है, वो कंप्लेंट वैलिड है या नहीं है। अगर उसे पता लग गया ठीक है, अगर उसे लगा नहीं, थोड़ी बहुत जांच करवा लेनी चाहिए, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले वो जिस भी जज की है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक इंक्वायरी रिपोर्ट मांग सकता है कि आप एक काम करो, तुम्हारे इस जज की कंप्लेंट मेरे पास आई है, तुम एक इंक्वायरी कमेटी की या एक अपनी रिपोर्ट बना करके कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है, वो रिपोर्ट मेरे पास भेज दो। कर सकता है? ठीक है। मान लो इसने वो रिपोर्ट सीजीआई को दे दी, यहां से रिपोर्ट किसके पास पहुंच गई है? सीजीआई के पास पहुंच गई। अब सीजीआई के पास ऑप्शन फिर भी है। अब वो देखेगा, उसे लगेगा नहीं अभी भी कुछ डाउट है, या उसे लगेगा कि नहीं मुझे इसमें कुछ ऐसा दम नहीं लग रहा कि इसको आगे फॉरवर्ड किया जाना चाहिए, वो उस कंप्लेंट को वहीं कैंसिल कर सकता है, कर सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा और इंक्वायरी की जरूरत है, लग सकता है कि नहीं मैं इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे थोड़ा सा डीप इंक्वायरी चाहिए, इसमें ज्यादा अच्छी इंक्वायरी चाहिए, तब उस केस में सीजीआई मे फॉर्म अ इंक्वायरी कमेटी। सीजीआई किसको फॉर्म करेगा? एक इंक्वायरी कमेटी को। इस इंक्वायरी कमेटी में 3 मेंबर होंगे, 2 तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक हाई कोर्ट का कोई जज हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन होंगे? 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक हाई कोर्ट का कोई जज हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अब ये उस रिपोर्ट को जो भी करेंगे, यहां पर बेसिकली इस कमेटी को बोला हुआ है दे कैन फॉलो देयर ओन प्रोसीजर। मतलब सीजीआई इनको नहीं बताएगा किस प्रोसीजर से, किसी भी प्रोसीजर को ये फॉलो कर सकते हैं। उस जज को बुलाना है, विटनेस में बुलाना है, कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है, ये कुछ भी कर सकते हैं। दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? जिसने इनको बनाया है। कोई भी कमेटी अपनी रिपोर्ट किसे देती है? जिसने उनको फॉर्म किया है। तो दे विल सबमिट देयर रिपोर्ट टू द सीजीआई। ठीक है, किसको सबमिट करेंगे? सीजीआई को। सीजीआई के पास रिपोर्ट आ गई है। अब उस रिपोर्ट के बेसिस पे सीजीआई विल टेक द डिसीजन कि ये क्या मैटर इनफ है कि जिससे हम इसको प्रूव्ड मिसबिहेवियर में इसके रिमूवल के लिए उसको फॉरवर्ड कर दें, या फिर हम इंटरनली उस जज को थोड़ा बहुत डांट के यहीं पर मैटर को रफा दफा कर दें। दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, मान लो कि ये लगता है कि ये उस लेवल का नहीं है कि उसको रिमूव किया जाना चाहिए, तो उस केस में एक एडवर्स रिपोर्ट सीजीआई के द्वारा लिखी जाएगी उस जज के लिए, मतलब एक डांटने के तरीके से, और उसकी रिपोर्ट उसकी फाइल में उसको फाइल कर दिया जाएगा कि कहीं ना कहीं इसमें पुराने टाइम पे इस जज ने ये एक्ट किया था, इसकी वजह से इसको बेसिकली ये वाला बेसिकली हमने एडवर्स रिपोर्ट इसकी फाइल की है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स में वो चीज फाइल हो जाती है। क्लियर है? लेकिन अगर लगता है कि उस लेवल की है कि उसे हम प्रूव्ड मिसबिहेवियर की कैटेगरी में रखें जो आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है रिमूवल के लिए, तो उस केस में सीजीआई विल रिक्वेस्ट द इंडिविजुअल, जो भी जज है, कि आपके पास मौका है, आप चाहो तो अपने आप को रेजिग्नेशन देकर के रिमूव कर दो। उस जज को क्या बोलेंगे कि आप रेजिग्नेशन फॉरवर्ड करो, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कर सकते हैं, लेकिन कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो नहीं मानते, जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा, उन्होंने भी नहीं मानी कि नहीं मैं इस रेजिग्नेशन को नहीं दूंगा। तो ऐसे केस में सीजीआई के पास क्या रास्ता बचेगा? पहला रास्ता कि वो
उस हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शंस देगा कि इस जज को कोई भी जुडिशियल वर्क ना दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, उस जज के खिलाफ एक रिपोर्ट पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर देगा कि इसके लिए हमने इंक्वायरी कर ली है और इनफ, मतलब हम कहें कि इनफ हमारे पास ये मतलब रिपोर्ट है कि जिसके तहत पर हम ये कह सकते हैं ये प्रूव मिसबिहेवियर उसका उस लेवल का है कि उसको रिमूव किया जा सके, और आप इसके रिमूवल का प्रोसेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाएगी, जब क्योंकि हमें पता नहीं था किस बिहेवियर को हम प्रूव मिसबिहेवियर माने किसको नहीं माने, और ये प्रोसीजर उसके द्वारा अपनाया जाता है। क्लियर है यहां तक?